किसी भी जिंदगी की समस्या से तुम आसानी से छूट जाओगे। आज की कहानी इतनी अद्भुत है कि इससे तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याओं का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी और अगर आपने इस कहानी से मिलने वाली सीख को समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। साम, जो कि इस कहानी का नायक है, उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांवपेचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है, जिसने भूरे रंग के जूते पहने हुए थे। साम घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने से घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर बने चबूतरे पर जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे साम ने अपने सपने में देखे थे। साम उसे कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर साम वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं चबूतरे पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल शाम पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। साम उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सांभ वहां से चला जाता है। फिर सांभ आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। साम अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यासों को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवारबाजी के इन अभ्यासों को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक टेक्निक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें शाम को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यासों को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी। तो मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। शाम उससे पूछता है कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन शामू को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। शाम को यह प्रश्न भी मतलबी लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूं और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते। तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर शाम उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते। यह प्रश्न सांभ को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा क्यों। सांभू को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है।
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि सांब अपनी हरकतें सुधारे। तो सांब दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद गीता नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो सांब अपने मुंह में खाना ठूसने लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत बुरी आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, सब शारीरिक संबंध बनाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन शाम को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सांब का सब्र जवाब दे देता है और वह वही जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद शाम गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्मा अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। वह यह भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है और वह शाम को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन शाम जो अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र सबल के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब सबल देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से सबल को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि सबल तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को शाम फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह सामने से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है, तो सांब भी जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है। शाम दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह शामू को थप्पड़ मारकर उसे उकसाता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो शाम शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही चारों खाने चित्र कर देता है और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब शाम नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर उनसे नीचे गिरा देता है। शाम गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है, जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। शाम गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक शाम के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वो कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। शाम को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान शाम दार्शनिक के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद सबल से भी बेहतर था। सभी लोग शाम के ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात शाम दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वह खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर गर्व था, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे। लेकिन दार्शनिक की उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है
कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है। इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहां कुछ अजीब होता है। शाम वहां छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक का पीछा करने लगता है। दार्शनिक शाम के आश्रम के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। जब शाम उसके बगल में जाकर बैठता है तो वह महसूस करता है कि वो सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वो उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब शाम स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है। ना तो सुबह हुई थी और ना ही उसने दार्शनिक का पीछा किया था। यह तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक उससे कहता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन शाम बुरी तरह से डर चुका था तो वह घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का शाम पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था, जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक के घर के बाहर गीता को देखता है, जो कि दार्शनिक के लिए खाना लेकर आई थी। वह उससे कहता है कि मुझे लगा था कि दार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक शाम से वो सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना, लोगों की मदद करना, घूमना और गप्पे मारना बंद, मांस खाना बंद। सामने ये सब कर तो रहा था, लेकिन उसे ये सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक की बातों को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूं, लेकिन दार्शनिक कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन शाम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम इस खंडर में खुश हो। असल में शामू को लगता है कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमय बातें सुनकर वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन शाम तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह दार्शनिक से कहता है कि अपनी खुशी में खुद तलाश लूंगा, और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला जाता है। अफसोस शाम ये समझ नहीं पाया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर, शाम ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ भी समय बर्बाद करना, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना और दूसरों से श्रेष्ठ लिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके दाहिने पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 17 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे, सिर्फ चलने। शाम को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका घमंड भी टूट चुका था। फिर एक दिन गीता उससे मिलती है। उसे शाम की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। शाम अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा। जिसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है।
लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगता है कि श्याम अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई है और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर श्याम गुस्से से भर जाता है और घर जाकर तोड़ फोड़ करने लगता है। यह दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वो परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल की थी। वो कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था। वो शामू को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहां शाम समझ जाता है कि अगर वो अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस उसका एक सपना था। वह शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने वह दार्शनिक के पास चला जाता है। फिर शाम दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उसे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। शाम पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वो क्या सोचे उसे यह पता नहीं था। वो बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वह एक नई शादीशुदा जोड़े को देखता है तो उसे अपना जवाब मिल जाता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो जाता है। शाम को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंची इमारत से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखता है। दार्शनिक उसके अंदर फिर से जीने की आशा देखता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन शाम अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगता है। उसके मित्र शाम का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने शाम को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन शाम दार्शनिक से कहता है कि वो उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर संघ उससे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वो उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिसे उसने तब तैयार किया था जब शाम घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैरों में चोट होने के बावजूद भी शाम मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन शाम की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने शाम की याचिका को खारिज कर दिया था। समिति ने शाम के चिकित्सकों से बात की। उन्होंने शाम के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने शाम को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि शाम इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसलिए उसने शाम की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वो करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन शाम कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन शाम बहुत परेशान था। वो गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था,
लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वो काफी हताश हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तरफ देखता है। फिर दार्शनिक उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है, जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करके जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है, तो शाम दार्शनिक से पूछता है कि बताओ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे? यह पहाड़, यह नजारा, या फिर कुछ और? तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है, मैं तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहां लाया हूं। इतना सुनने के बाद श्याम निराश हो जाता है। वह कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहां इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वो मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वो मंजिल को पानी में नहीं। श्याम यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है और अपने सफर का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। शाम अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुरानी इमारत में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में श्याम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था। वो तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद सामने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसने गीता के साथ शादी भी कर ली। बाद में सामने अपनी किताबों और बातों के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जनता के पास पहुंचाने का प्रयास किया। तो दर्शकों, चलिए अब सफलता के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चोरियां ही की थी, लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसके चोर होने की खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने तो उसे एक बार दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी अपनी असलियत छुपाई भी नहीं और चोरी करते हुए तू कभी पकड़ में आया नहीं। तेरी कला अद्भुत है। बरसों बीत जाने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो। मौत का क्या भरोसा, वह कभी भी आ सकती है। तो बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है, अगर तू यह कला सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा, बस तू कल रात मेरे साथ चल। वह बूढ़ा चोर अपने साथ अगले दिन लड़के को लेकर गया। उसने एक घर में सेंध लगाई। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। बूढ़ा चोर ऐसे सेंध लगा रहा था इतनी तन्मयता से कि जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो, कोई भक्त मंदिर में पूजा कर रहा हो। ऐसी एकाग्रता, ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन कि जैसे इससे कम में काम ही नहीं चलेगा। वह मास्टर चोर था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा था। ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन डर के मारे उसे कब कभी छूट रही थी। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में मग्न था। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। जब चोरी की सेंध तैयार हो गई तो बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। ऐसी घबराहट उसे आज से पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन बाप तो ऐसे चल रहा था जैसे कि उसका अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने कई दरवाजों के ताले तोड़े। फिर उसने कपड़े की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा, तू इसके अंदर जा। बेटा अलमारी के अंदर गया। अंदर हीरे जवाहरात जड़ित बेशकीमती वस्त्र थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने अलमारी का ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख ली। लड़का अंदर फंस गया और बाप कमरे से बाहर गया
और दरवाजे के पास जाकर जोर से चिल्लाया। चोर चोर और सेन से निकलकर अपने घर चला गया। घर के सभी लोग जाग गए भी। अलमारी में बंद लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि यह क्या सिखाना हुआ। मारे गए। बाप ने तो निकलने का कोई उपाय ही नहीं छोड़ा, ताला लगा दिया और चाबी भी साथ ले गया। पूरे घर में लोग घूम रहे थे। सेन लग गई थी और लोग पैरों के निशान देख रहे थे। नौकरानी ढूंढते हुए उस जगह पर आई जहां अलमारी में चोर बंद था। लड़के को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन जहां बुद्धि बेकाम हो जाती है वहां भीतर की आंतरिक चेतना चाहती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसको पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज निकाली जैसे कोई चूहा कपड़े को कुतर रहा हो। ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उसे खुद भी अपने पर हैरानी हुई। नौकरानी चाबी ढूंढ कर लाई, दरवाजा खोला और दिया लेकर अंदर झांका कि शायद चूहा होगा। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने दिया लेकर अंदर झांका, उसने फूंक मारकर दिया बुझाया और नौकरानी को धक्का देकर वहां से भागा। जब वह सेन से निकला तो उसे देखकर 10-15 आदमी उसके पीछे भागे। बड़ा शोर शराबा मच गया। आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए। वह जान बचाकर भागा। ऐसा वह आज से पहले कभी भागा नहीं था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भागने वाला मैं ही हूं। जैसे कोई और ही भाग रहा हो। भागते हुए वह एक कुएं के पास पहुंचा और वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर कुएं में भटका। उसे यह भी नहीं पता था कि यह मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और ही करवा रहा है। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, उसकी आवाज सुनकर सारी भीड़ कुएं के चारों ओर इकट्ठी हो गई। सबको लगा कि चोर का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया है। लेकिन तब चोर झाड़ झाड़ी के पीछे सांस रोककर खड़ा था। मौका मिलते ही वह दबे पांव वहां से निकलकर घर चला गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। यह कैसा सिखाना हुआ। वह दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर गया। वहां बिस्तर पर बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा था। उसने झटके से कंबल खींचा और कहा, यह क्या है? आप क्या मुझे मार डालना चाहते हैं? बाप ने कहा, तू आ गया, अब बाकी की कहानी सुबह सुन लेंगे। पर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत ना रही। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो कहो, अरे कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि अब मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। फिर बेटे ने सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बाप ने हंसकर कहा कि बस तुझे कला आ गई, ये कला सिखाई नहीं जा सकती। लेकिन आखिर तू मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून तेरी रगों में दौड़ता है। बस अब काम हो गया, तुझे चोरी की कला का राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसेगा। वहां तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नहीं है। हर बार नए लोगों के यहां चोरी करनी है। हर मकान नए ढंग का है। पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि से चले कि परेशानी में पड़ जाओगे। वहां तो हर पल जागरूक रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। वहां तो अंतर्चेतना से चलना पड़ता है। दोस्तों, वह सब अपने एक परिवर्तन में इस कहानी का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी ही है। वहां बस होश चाहिए। जब बुद्धि अलग हो जाती है तो सजगता आ जाती है, और जहां सजगता आ जाती है वहां तुम जाग जाते हो, और जहां तुम जाग जाते हो वहां विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो।